नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोगों का मुकाबला जो है वो सीधे विराट कोहली और बाबर से है। तो आज कितने दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं ये दिलचस्प रहेगा देखना। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है जैसा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरह से मैसेज आ रहे थे उससे तो लगता है कि दर्शक जुड़ेंगे अच्छे। बहरहाल, अब कुल मिलाकर के जिस तरह से बीते सप्ताह एक वापसी करता हुआ बाजार दिखा है और शुक्रवार को जीडीपी के आंकड़े अच्छे आए और उसके बाद हमें शुक्रवार की कैंडल भी अच्छी दिखी। तो क्या 19,250 जहां पर आपकी नजर थी पहले कि अब सपोर्ट वहां पर है, पिछले एक दो सप्ताह से दिख रहा है कि वहां पर एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या उस पर भरोसा किया जाए या अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड रखने पड़ेंगे? जी नमस्कार। एक पॉइंट तो ये कहता है कि शायद अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक ऊपर वाले लेवल निकल नहीं जाए कंप्लीट कहना भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर एक जवाब दिया जाए तो लगता है कि शायद हो गया, अब इससे बुरा नहीं होगा। सितंबर में, सितंबर अक्टूबर दोनों में यहाँ से ठीक रहना चाहिए बाजार। लेकिन थोड़ा सा मामला ऐसा है कि क्लोज जाके दिया, जस्ट 50 डीएमए पे ले जाके क्लोज दिया, तो वो थोड़ा सा अटका के रखा है। अगर वहाँ से निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अभी भी मार्कर जो है अपना चेंज नहीं किया है। 19650 वाला मार्कर को मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है। जब तक वो निकलता नहीं है, क्लोज नहीं लेता है, तब तक ऊपर के रास्ते वो क्लियर नहीं मानते हैं। और नीचे में ठीक है, कंसोलिडेशन है मैक्सिमम, अभी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिखाई दे जी रहा है। सोमेश, ऊपर का मार्कर एक बार फिर से दोहरा देंगे? 19650 निफ्टी के लिए जी। ऊपर का मार्कर है। वो जब तक नहीं निकलता है थोड़ा मतलब मतलब मोटे तौर पे 9 अगस्त को जो एक हमें स्विंग हाई जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर निकलने का इंतजार है। हाँ, मुझे ये जो थोड़े लोअर लो के पैटर्न आ गए हैं, ये निगेट जी होने जी के लिए वो वाला अगर मिल जाता है क्लोज, तो फिर जी। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन लोअर लो का निगेशन क्या 19,600 पे नहीं हो जाएगा जहां पर आपको 24 अगस्त का एक टॉप बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये कैंडल मुझे बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है कि इससे ऊपर हो जाएगा। लेकिन हाँ, 19650 के ऊपर देखिए, मैंने दो लेवल्स बताए थे। पहला 19500, जिसके ऊपर में होप्स बनने शुरू होंगे। लेकिन जो हमें कंफर्मेशन चाहिए उसके लिए 19650 लगेगा। 19500 के ऊपर में कोई डाउट नहीं है कि उम्मीदें अच्छी हो जाएंगी बाजार से। नीचे वाले लेवल्स को हम मान के चलने लगेंगे कि शायद ये बाय एट डिप्स का मार्केट हो सकता है। लेकिन 19650 निकलने के बाद ही ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि अब मोमेंटम रिटर्न हो गया, 20,000 निफ्टी क्रॉस हो जाएगा, वो सब वाला। हालांकि ये सारे इंग्रेडिएंट अभी भी प्लेस में हैं कि 20,000 21,000 निफ्टी अक्टूबर तक हो जाए। ये सारे इंग्रेडिएंट प्लेस में हैं। लेकिन एक थोड़ा 50 डीएमए निकल के सस्टेन कर ले, 19,500 निकल के कॉल ऑप्शंस को थोड़े परेशान करे और 19,650 के ऊपर में मोमेंटम लेके आए, फिर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये जो लो है जहाँ पे निफ्टी का क्लोज, सॉरी, ये जो थर्सडे का लो है, उसके नीचे निफ्टी जब तक क्लोज ना हो तब तक आप मान के चलिए कि 19,250 के नीचे निफ्टी जब तक बंद नहीं हो, मान के चलिए कि हो सकता है कि ये बॉटम हो गया हो मार्केट का शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं यहाँ से पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। ग्लोबल मार्केट से भी कोई खराब इंडिकेशन तो नहीं है अभी, और ऐसा कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रहा है। बैंक से सपोर्ट अभी नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत मिला है। बैंक से सपोर्ट मेन मिलेगा 45,000 के ऊपर। तो आप अदर इंडिकेटर ये ले सकते हैं कि अगर बैंक 45,000 के ऊपर निकल गया तो फिर उसके बाद निफ्टी अपने आप को संभाल सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो दोनों को मिक्स लेके चलना है। और अगर लीड इंडिकेटर लेना है तो इस बार के लिए मेरे लिए निफ्टी बैंक है 45,000 के ऊपर में, वो हो जाए तो बेहतर, या फिर निफ्टी 9650 के ऊपर बंद हो जाए। जी। तो एक तरह से 45,000 के आसपास का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए देखना है। लेकिन पहले थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी की और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ये आप ने देखा होगा, मैंने कई हफ्तों से इस पूरे चार्ट निफ्टी के चार्ट पे ये रिट्रेसमेंट लगा रखा है और मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि 23.6% रिट्रेसमेंट ये 19,250 के आसपास ही बन रहा है। उस समय आपका मार्कर 19,300 के आसपास ही था। लेकिन फाइनली हमें दिख रहा है कि ये 19,250 के आसपास एक
बेस बनता हुआ दिख रहा है। इसके आसपास कितनी बार इस लाइन को एक तरह से टच किया है, छुआ है निफ्टी ने? 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 दिन, 6 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने इस लाइन पे एक तरह से सपोर्ट लिया है। अब पहली चीज कि इससे कॉन्फिडेंट होकर के क्या जो निफ्टी ट्रेडर्स हैं वो किसी तरह का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं? दूसरी चीज ये कि अगर इतना इस लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और अगर कहीं किसी सिचुएशन में इस लाइन के नीचे फिसल जाता है, तो फिर हमें किन बातों के लिए तैयार रहना होगा? नहीं, मेरा बिल्कुल क्लियर अंदाजा है कि मैं ये 23.5% रिट्रेसमेंट को कभी एनालिसिस में नहीं लेता हूँ, बिकॉज कोई चीज़ एक आध बार दो बार सही हो जाने से उसको एनालिसिस में लेना वो चांस लेने वाली बात है। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि आके इस लेवल को सपोर्ट कर रहे हैं। इस कारण से आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस रिट्रेसमेंट पे रुक रहा है। अदरवाइज 23.6% रिट्रेसमेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही कम होता है, तो ये मैं एनालिसिस में नहीं लेता हूँ। हाँ, इसके अलावा कभी भी आप देखेंगे तो ये बेड अपने आप आके बन जा रहा है 44,250, 44,300 के रेंज में, सॉरी निफ्टी का 19,250, 19,300 के रेंज में अपने आप ही आके बन जा रहा है। तो इसलिए वो सपोर्ट वहाँ पे बना है, तो वो बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये रिट्रेसमेंट के बेसिस पे मैंने अपनी एनालिसिस बेस नहीं की है। 50 डीएमए के अराउंड निफ्टी थोड़ा हवर कर रहा है और थोड़ा डिविएशन होता है। 50 डीएमए, 200 डीएमए, इन सबके अपने डिविएशन रहते हैं, नीचे डिप होता है फिर सस्टेन करता है। मेरा अंदाजा सिर्फ इतना है कि अगर हो सका क्लोज अगर 19,500 के ऊपर भी दे दे तो फिर शायद एक बेहतर उम्मीद बन जाएगी 50 डीएमए से ऊपर रिटर्न होने की, मेरा ऐसा अंदाजा है। और वो लेके मैं बेस लेके ट्रेड करना चाहूँगा इन प्लेस की ये रिट्रेसमेंट लेवल को लेके। जी, तो अब यहाँ पे इसके बाद फिर अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, क्योंकि उस पर थोड़ा सा आपने जिक्र किया है, लेकिन उसके बाद आगे और टेक्निकल डिटेल्स थोड़ा सा विस्तार से अगर हम देखें तो पहली चीज कि जी, अभी 45,000 के आसपास आपने एक जिक्र किया कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ भी एक स्विंग हाई हमें मिल रहा है और इसके ऊपर ही 50 डे मूविंग एवरेज को भी पार कर चुका हुआ है एक तरह से। फिर तीनों मुही जो मूविंग एवरेज हम लोग देखते रहते हैं, ये जो बैंगनी रेखा है 50 दिनों के मूविंग एवरेज की, और फिर ये हरी रेखा, ये 20 डे मूविंग एवरेज, इसको तो शुक्रवार को पार कर ही चुका है, और नीचे लाल रंग की ये 200 डे मूविंग एवरेज। तो तीनों ही तरह के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलना, तो क्या ये अपने आप में एक संकेत पूरे बाजार के लिए भी बन जाएगा? बन जाएगा। इसका एक बहुत टफ रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया है 45,000 पे, जो कि 50 डीएमए के थोड़ा ऊपर जाके बैठेगा। वो निकल जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ निफ्टी बैंक में नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता कि रहेगी। फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक तरह से हायर लो के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को लेके जाएगा। मेरा ऐसा अंदाजा है, जिसके बेसिस पे मैं अपनी थियरी लगा रहा हूँ। और एक और कॉशन सिग्नल आ जाएगा अब शायद, जो कि फ्राइडे के लो के नीचे ही क्लोज होने पे आ जाएगा। पहले तो थोड़ा नीचे था, लेकिन शायद अब फ्राइडे का लो ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस स्ट्रेंथ को संभालने के लिए। आने वाले वक्त में उसको इवेल्युएट करते हैं, लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक 45,000 का ऊपर लेवल के लिए, और 44,500 या 400 के नीचे के क्लोज का नीचे के लेवल के लिए। बाकी बैंक भी अभी थोड़ा ऐसे ही कंसोलिडेट ही करेगा, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा दिखता नहीं है। मेन मामला ये है कि अगर आप सितंबर सेकेंड हाफ या फैग एंड ऑफ सितंबर इसी रेंज में पहुंच गए, तो अक्टूबर में फिर हमारे पास ट्रिगर है रिजल्ट का। तो ये कंसोलिडेशन कितने समय तक बाजार संभाल पाता है, बिकॉज लार्जली कोई निगेटिव तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है मार्केट में किसी भी तरीके से। थोड़े पैरामीटर्स पे खराबी है, जैसे डॉलर इंडेक्स ऐसे पे खराबी है, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल ऐसे देख के तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात है।
एक यही है कि बैंक का स्ट्रक्चर अभी बहुत क्लियर समझ में नहीं आएगा मुझे जब तक 45,000 नहीं निकलेगा। अगर वो नहीं निकलेगा तो नीचे का डर वाली जो बात है वो बैंक में बनी हुई है। जी, तो यहाँ पे पहली प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं जो ज़्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी है, और एक बार फिर आप चाय पी रहे हैं, डर लग रहा है मुझे। नहीं, अपने अनुभव से आदमी डर जाता है। मतलब एक बार मैंने चाय पी और स्क्रीन पे दिखा दिया, बाजार बुरा मान गया, तो मैं तब से डर रहा हूँ। मैंने ये आपका वाला कप इसलिए मेरा बदल ये दिया। डर दूर करने के लिए ज़रूरी होगा कि एक बार फिर मैं वैसे ही चाय पीऊँ और उसके बाद बाजार एकदम से तेज हो जाए। तब जाकर के मुझे लगेगा कि नहीं, मेरे चाय पीने का बाजार के चढ़ने गिरने से कोई लेना देना था नहीं। अच्छा, तो अभी पहली सिचुएशन ये कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो अपने सपोर्ट लेवल्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, उनको रेस्पेक्ट करे और यहाँ से वापस एक तेजी की चाल बन जाए। तो इसके पक्ष में इस समय क्या-क्या आर्ग्यूमेंट्स बन रहे हैं? एक तो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो आपने बता ही दिए, लेकिन उसके अलावा क्या फंडामेंटल फैक्टर्स के हिसाब से या जियोपॉलिटिकल या किसी भी और तरीके से आर्गुमेंट्स बन रहे हैं इस फेवर में कि हाँ, अब यहाँ से बाजार को वापस पलट जाना चाहिए? क्या जीडीपी का जो 7.8% का ताजा आंकड़ा है, क्या वो एक इसका कारण बनेगा? लेकिन इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एज एक्सपेक्टेड था, ये तो होना ही था, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। तो जब सरप्राइज नहीं है तो उससे कोई पॉजिटिव ट्रिगर क्यों मिलेगा? नहीं, प्रॉब्लम उधर से नहीं आ रही है, प्रॉब्लम यील्ड से आ रही है जो कि अभी भी यूएस में रुक नहीं रहा है। देखिए, एक स्टेटमेंट है हमारे पास शक्तिकांत दास जी का, जिन्होंने कहा कि सितंबर के बाद से हमें इन्फ्लेशन मॉडरेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन ड्राइव तो कर रहा है यूएस का इन्फ्लेशन और यूएस का इंटरेस्ट रेट। वो जब तक मॉडरेट होता हुआ नहीं दिखेगा, हमारे पे रिस्क बना रहेगा, बिकॉज वो एक्सचेंज रेट का रिस्क बना रहेगा। आप देख ही रहे हैं डॉलर रिजर्व जिस तरह से डिप्लीट हो रहा है, 83 को डिफेंड करने में आरबीआई को जो खर्च करना पड़ रहा है, इसके कारण से जो तकलीफ झेल रहे हैं हम वो देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अगर इन्फ्लेशन कंटेन हो गया, मॉडरेट हो गया, तो हमारी जान छूटी, ऐसा नहीं है। यूएस की प्रॉब्लम जब तक खत्म नहीं होती है, जो कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है उसका डर बना रहेगा। कैसे? अभी डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है, अभी तक तो खैर 105 106 तक आने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक तो ओपन है। क्रूड तेजी से बढ़ने लगा है वापस ऊपर में। यील्ड रुक नहीं रहा है, यूएस 10 ईयर्स 5 ईयर्स कोई भी यील्ड रुक नहीं रहा है। ये सारे जो फैक्टर हैं, मैक्रो फैक्टर हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट पे भी, और इसी कारण से हम एफआई आउटफ्लो देख रहे हैं। अगस्त में जहाँ तक मुझे लगता है 20,000 करोड़ के ऊपर का आउटफ्लो हो गया है एफआई का। वो आउटफ्लो रुकना पड़ेगा, और वो आउटफ्लो तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यूएस में यील्ड्स अब स्टॉप हो जाएंगे। वो अभी तक बिल्कुल मुझे कहीं डेटा में नहीं दिख रहा कि यूएस में यील्ड्स रुक जाएंगे। 4.5% पे पहले मैंने मार्कर रखा है, उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा। तकलीफ वहाँ पे है। वो तकलीफ जब तक नहीं रुकेगी, ये अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहेगी, और हम कितने भी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ अपने मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रहेंगे, थोड़ा रिलेटिव इम्पैक्ट हमको भी झेलना पड़ेगा, वही हम झेल रहे हैं। तो हमें, हमारा रिस्क क्या है सबसे बड़ा? अभी हमारा रिस्क सबसे बड़ा हो गया है करेंसी का रिस्क। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और यील्ड्स बढ़ते रह जाते हैं, तो सबसे बड़ा ये रिस्क है। दूसरा रिस्क निकल के आ रहा है, क्रूड जिस तरह से बाउंस हो रहा है, 90 के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा ही आएगा, क्योंकि 90 के ऊपर आई थिंक 90 टू 95 तक तो सीधा रास्ता बन जाता है। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालेगा। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी तकलीफ में आ रही हैं, तकलीफ दे रही हैं हमारे मार्केट को भी, और ये चैलेंज है। और एफ आई आउटफ्लो तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूएस ट्रेजरी लेस अट्रैक्टिव ना हो जाए, और अभी तक नहीं हो रही गिवन द सर्कमस्टांसेस। इस पे ध्यान रखना है, और मैं रूट कॉज पे ध्यान देता हूँ, मैं एफ आई फ्लो पे नहीं ध्यान दे रहा। मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि यील्ड कैसे कंट्रोल होगा, क्रूड संभलेगा कि नहीं, डॉलर इंडेक्स संभलेगा कि नहीं, जो तीनों अभी मुझे बिल्कुल संभलते हुए दिख नहीं रहे, इसलिए प्रेशर मार्केट पे बना रहेगा। जी, तो अगर बाजार पे दबाव बना हुआ रहेगा उस लिहाज से, तो फिर जो हम आशा कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, तो क्या अब एक रेंज बाउंड एक्शन आपको दिख रहा है कि नहीं? एक दायरे के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी सब रहेंगे, ना हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मतलब 20,000 के ऊपर जाएंगे, और ना ही अभी जो ताज़ा बॉटम हमें दिख रहा है हम इसको तोड़ेंगे। एक दायरे में अगला थोड़ा एक समय हमें बिताना है, ऐसा कुछ है क्या?
मेरा पहला अंदाज़ा तो ये है कि हम थोड़े समय के लिए रेंज बाउंड रहेंगे। लेकिन दूसरी थियरी मेरी ये भी है कि इन बिटवीन अगस्त टू अक्टूबर मार्केट पॉजिटिव ही रहता है, अनलेस हमारा पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में कोई दिक्कत हो। इन बिटवीन अगस्त बेसिस द जून क्वार्टर रिजल्ट, अगस्त क्लोज से लेके अक्टूबर क्लोज तक मार्केट पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। तो हमारे पास रिजल्ट से कोई नेगेटिव नहीं है और फ्यूचर कोई वैसा नेगेटिव नहीं है। तो मैं अपनी जो एनालिसिस बेस्ड कर रहा हूँ या जो मैं पोजीशन भी बेस्ड कर रहा हूँ, वो इस पे बेस कर रहा हूँ कि यहाँ से अक्टूबर तक हो सकता है सितंबर फ्लैटिश रहे या थोड़ा ऊपर रहे, बट अगर 2 महीने का हम टाइम फ्रेम लेते हैं, तो मेरे हिसाब से हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए मार्केट के लिए। लेकिन हाँ, दोनों तरफ देखने की बात है मार्केट की। जो लोअर लेवल हमने बताए, अगर वो टूटे तो फिर शॉर्ट टर्म सेलिंग भी ट्रिगर होगी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए व्यू अलग चीज़ है, लेवल्स अलग देखने होंगे। मेरा व्यू ऐसा है, लेकिन ट्रेडर्स को हमेशा ये लेवल ध्यान देना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही पोजिशनिंग कीजिए। मेरी पोजीशनिंग इन्वेस्टमेंट की ऐसी है, मैं तो रोटेट करता हूँ। जो लेस अट्रैक्टिव हो जाता है, जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट हो जाते हैं, उनसे निकल के मैं मोर वैल्यू में जाता हूँ। तो मैं मंडे को मैं खरीदारी शुरू कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट मैंने बुक किया था, लेकिन जहाँ पे वैल्यू है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मैं अभी ज़्यादा ग्रोथ पे नहीं जा रहा। अब थोड़े वैल्यू जहाँ-जहाँ मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 साल में यहाँ पे अर्निंग्स इम्प्रूव होने वाले हैं, वैसी जगह पे मैं अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को भी। जी। और अब यहाँ पे निफ्टी आईटी की बात कर लेते हैं, जो आपने डब्बा बना रखा है या मुझसे बनवा रखा है। अब ये उस डब्बे की छत पे पहुँच गया है, पहुँच रहा है वहाँ पे। क्या करेगा? छत फोड़ के निकलेगा इस बार या वापस पलटेगा? यानी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्राइस और वॉल्यूम दिख रहा है, इसके हिसाब से आईटी का चार्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। अब मुझे 2 तरीके से देखना होता है, एक ट्रेडर स्टैंड पॉइंट से और एक इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट से। इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट से ये सेक्टर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक बैठ नहीं रहा, लेकिन ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से अभी भी स्ट्रेंथ है। तो ये जब तक स्ट्रेंथ बनी रहेगी, इसमें स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। मेरे बोलने से बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया है, थोड़ी रुक जाने वाला है। जब मार्केट में स्ट्रेंथ है तो है, इंडेक्स में स्ट्रेंथ है तो है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये ऑसिलेट करता रहेगा। एक झटके में तो बहुत नहीं निकलेगा। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट रियली हो गया 32,000 के ऊपर, तब शायद फिर शार्प राइज आएगा, और फिर उस केस में ये जो निफ्टी आईटी का जो गैप है 34,000 के ऊपर वाला, वो भरने के लिए निकल जाएगा। ये भी उतना ही क्लियर है। तो ये पॉजिटिव है जब तक इसका हायर लो का बेस टूटता नहीं है, या एटलीस्ट 50 डीएमए के नीचे नहीं जाता है, 30,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है, ये इंडेक्स पॉजिटिव है। और उससे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना नहीं है अपने को। 30,000 के ऊपर इसको पॉजिटिव लेके चलना है ट्रेडिंग सेक्टर स्टैंड पॉइंट से, और बाकी जैसा अगले क्वार्टर रिजल्ट आएगा वैसा देख के बिहेवियर लगाएंगे। जी। तो ये जो गैप आपने ज़िक्र किया, वो गैप यहाँ पे लगभग कह लेंगे 33,350 के आसपास से शुरू होता है, 34,250 के आसपास तक जाता है। तो ये लगभग 900 पॉइंट्स का गैप है। ये गैप को भरेगा सिर्फ, या उसके ऊपर भी निकल सकता है अगर ये बक्से से बाहर आ गया तो? नहीं, थियरी यही कहती है कि उस केस में ये 37,000 के आसपास जाके टेस्ट करेगा। क्यों करेगा वो तो मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो आगे क्या देख रहा है मुझे नहीं पता। हो सकता है एक्सेसिव पेसिमिज्म बन गया हो इस सेक्टर में, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन थियरी यही कहती है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये गैप भरेगा, और गैप भरने के बाद ओवर टाइम 37,000 वाला जो लेवल है वो भी टेस्ट होता है। पहले ये देखना है कि 50 डीएमए सस्टेन करता है कि नहीं। अगर 50 डीएमए सस्टेन करने लगता है, 30,000 का लेवल सस्टेन करता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इवन फॉर दिस इंडेक्स। जी। लेकिन इस बक्से से बाहर निकलने का पहला सिग्नल क्या होगा? ये जो लगभग 31,700 के आसपास है, तो उसके टॉप को पार करने के बाद ही मान लिया जाए कि हाँ, ये जो एक कैद खाना था इसका, उससे छुटकारा मिल गया इसे? मैं तो एक डायरेक्शन लेके चलता हूँ, और मेरे हिसाब से जब तक 30,000 है, इस बॉक्स से निकलने के चांसेस 100%। तो उल्टा लेके मैं चल रहा हूँ, कुछ और ऊपर टूटने की जरूरत नहीं है।
नीचे 30,000 नहीं टूटना चाहिए, बाकी पोजीशनिंग ट्रेडिंग की इसमें प्लस ही होनी चाहिए। जी, तो क्या इस एक बेसिक प्रमाइस को कि अब निफ्टी आईटी 30,000 के नीचे ना जाए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर लोग आईटी सेक्टर में निवेश की तरफ से ध्यान देना चाहें, जो ट्रेडिंग के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो निवेश के नजरिए से भी देखना चाहें, उनके लिए बेहतर मौके कहाँ रहेंगे? लार्ज कैप आईटी में, मिड कैप आईटी में, क्या देखा जाए उनमें? वेरी क्लियरली लार्ज कैप आईटी, बिकॉज मिड कैप आईटी के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आउट है, तो वहाँ पे रिस्क क्वेश्चन बहुत हाई है, और अगर इंडेक्स में ब्रेकआउट होता है तो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी राइज की लार्ज कैप में। तो मुझे लार्ज कैप यहाँ से ज़्यादा रिलेटिवली बेटर लगेगा। जी, तो लार्ज कैप आईटी वहाँ पर ध्यान दिया जाए और उसके हिसाब से फिर बेहतर मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल अभी निफ्टी आईटी एक संकेत देता हुआ कि एक ऐसा सेक्टर जिसके बारे में पिछले काफी समय से एक कहा जाए कि नकारात्मक धारणा बनी हुई थी, निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ था, उस सेक्टर में अब एक सुगबुगाहट बन रही है कि अब चीजें बेहतर होंगी। लेकिन वापस वही कि अब क्या रिजल्ट्स से पहले ही ये सब हो जाएगा या रिजल्ट का इंतजार करेगा बाजार, देखेगा कि हाँ आने वाले रिजल्ट्स जो हैं उनको देख लिया जाए, उसके बाद रिएक्ट किया जाए उन पर? यहाँ पे बहुत क्लैरिटी नहीं है ना स्ट्रक्चर में। यहाँ पे बहुत क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि आईटी में वर्स्ट इज ओवर, जो होना था हो गया है, यहाँ से खराब नहीं होगा, क्योंकि 2 क्वार्टर कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे में क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, वर्स्ट इज ओवर इस बात के लिए काफी है कि और नीचे नहीं गिरेंगे, नहीं गिर रहे, ये साफ दिख भी रहा है, लेकिन नया ट्रिगर तो तब मिलेगा ना जब नई उम्मीद जगे। ये जो मार्केट में आपको खास कर ये दिख रहा है, ये इंडेक्स का स्ट्रक्चर, ये बहुत होप का स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी चाहिए इसको यहाँ से ब्रेकआउट लेने के लिए, और वो होगा इस क्वार्टर का रिजल्ट। अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट में थोड़ा भी बीट एस्टिमेट होता है, ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा इस सेक्टर के लिए, और क्योंकि स्क्वीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्ट स्क्वीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस सेक्टर में, और इसको ऊपर खींच जाएगा। तो यहाँ से आप पूछेंगे बेट कहाँ है, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा रिजल्ट कैसा आता है। एक्सपेक्टेशन यही है कि हो सकता है कि रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में पहले ही ये इंडेक्स ब्रेकआउट ले ले। अब नीचे टूटेगा नहीं 30,000, तो ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। मार्केट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है, पिछले क्वार्टर की भी एनालिसिस लेके चलें तो कुछ खराब ही नहीं दिख रहा है। तो इन सबको मान के मैं यही चल रहा हूँ कि आईटी में एक तरह से आप समझे बॉटम है। अब इसको खराब करने के लिए एक्चुअल नंबर्स खराब चाहिए। अगर नंबर्स खराब हो गए तो फंडामेंटल फिर इस चार्ट को उल्टा ड्राइव करेंगे। जब तक वो नहीं होता है, इस क्वार्टर में भी अगर कोई नेगेटिव नहीं आता है, तो आप मान के चलिए ये धीरे धीरे ऊपर रिट्रेस करना शुरू करें। जी, अब ये तो रही एक तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सबको हमने देख लिया। अब थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि बीते सप्ताह ठीक है इंडेक्स ने वापसी की है, लगभग 0.25% के आसपास तेजी हमें सेंसेक्स निफ्टी दोनों में दिखी है, लेकिन मिड कैप की चाल देखिए, स्मॉल कैप की चाल देखिए, क्या ये चाल अब थोड़ी मतलब डराने वाली स्थिति में जा रही, जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हो और ड्राइवर जो है उसकी स्पीड बहुत तेज कर दे तो आपसे टोकने लगते हैं, अरे भाई इतना तेज क्यों चल रहे हो? वैसी हालत पहुंच रही है क्या? देखिए, डर तो ज़रूर है, लेकिन फंडामेंटल फैक्टर देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। इस लेवल पे फ्रेश खरीदारी करना तो कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आने वाले समय में भी अभी बहुत चलना चाहिए, और लेवल्स तो हमें पता है। हालांकि 40,000 के पास मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप रुकना चाहिए, इस लेवल पे इतनी तेजी से तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो होगा ना, ये सिर्फ मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि एक कूल ऑफ होगा, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्राजेक्टरी अभी भी अप है, लेकिन 40,000 के पास मिड कैप को थोड़ी तकलीफ होनी है, मुझे ऐसा लगता है। स्ट्रेच कहाँ तक है इसका? 43,000 तक स्ट्रेच पॉसिबल है, जो मैंने पहले भी बोला हुआ है। इसका अगले साल का फिर भी टारगेट बड़ा है, और इसके लिए लोगों को मेरा मिड कैप और स्मॉल कैप का रिपोर्ट जाके देखना होगा, क्योंकि मैं भी भूल जाऊँ उतना सारा उसमें देख के क्या क्या लिखा था। काफ़ी अपसाइड है।
एक दो साल के हिसाब से काफ़ी अपसाइड है, साइकिल ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जब तक इंटरेस्ट रेट का साइकिल, अभी तो सॉफ्टवेयर बायस शुरू ही नहीं हुआ है, उससे पहले अगर इतना हो गया तो साइकिल तो काफ़ी बचा हुआ है। समरी ये समझ लीजिए 40,000 के पास निफ्टी मिड कैप 100 को प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ पे एक टारगेट पूरा होता है। लेकिन जो बड़ा वाला टारगेट है, वो बड़ा वाला टारगेट 50-52,000 वाला ही है, उसके पहले वाला नहीं है। तो यहाँ पे समझदारी इसी में है कि थोड़ा केयरफुली मिड कैप इंडेक्स को देखें, समझें और स्टॉक स्पेसिफिक ही पोजीशन बनाएं। सीधा इंडेक्स वाले भी स्टॉक में पोजीशन ले लेंगे तो कभी भी करेक्शन चालू होगा तो दिक्कत होगी। अभी तक करेक्शन स्टार्ट होने का कोई इंडिकेशन नहीं है। मिड कैप ओवरहीट होता जा रहा है, लेकिन ओवरहीट होकर और भी ओवरहीटेड रह सकता है। और इससे ज़्यादा मूवमेंट मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में आनी चाहिए मिड कैप से ज़्यादा, क्योंकि उसका कैचअप रैली अभी चल रहा है। और जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम ये डिस्कस हुआ था कि इसका हाई बनेगा और ये 13.5-14,000 तक जाने की ताकत रखता है, बिकॉज इसका कैचअप चल रहा है ना स्मॉल कैप का। मिड कैप का तो हाई बन चुका है, लेकिन स्मॉल कैप का तो अभी टारगेट बचा हुआ है। तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि 13,500-14,000 तक स्मॉल कैप भी लेके चलेगा। करेक्शन, रनिंग करेक्शन कभी भी क्रीप इन हो सकता है, अभी तक उसका कोई भी इंडिकेशन नहीं है। इस चीज़ को क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो हो सकता है होप में अगले रैली अगले रिजल्ट तक ये सारे टारगेट्स मिड कैप और स्मॉल कैप अचीव भी कर लें। और चूंकि हम रिजल्ट में लोडेड और हेवी जाएंगे तो पोस्ट रिजल्ट हम करेक्शन फेस करें। मेरा मिड कैप और स्मॉल कैप का यही अंदाजा है कि अगले रिजल्ट तक बहुत करेक्शन हमको उम्मीद नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटा सा रनिंग करेक्शन हो सकता है। अगले रिजल्ट के बाद अच्छा करेक्शन आना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप। जी, तो यहाँ नतीजों के बाद मिड कैप स्मॉल कैप की चाल बदल सकती है। दरअसल बहुत तेज चाल है और इसी वजह से अब यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है और इसीलिए एक चेक ज़रूरी था। और 40,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आप ध्यान दिला रहे हैं कि वहाँ पे सावधान रहना बहुत ज़रूरी होगा, खास करके निफ्टी मिड कैप के लिए, मिड कैप 100 के लिए। और स्मॉल कैप में जहाँ तक बात है, तो क्या जो मिड कैप में तेज़ी पहले शुरू थी और या उसने एक नया रिकॉर्ड पहले बना लिया था, रिकॉर्ड हाई, स्मॉल कैप ने अभी रिकॉर्ड अपना नया बनाया और उसके बाद फिर एकदम चाल बहुत तेज होती हुई दिख रही है। तो क्या इसको अगर एक स्मॉल कैप के लिए टेक्निकल ब्रेकआउट, भले वो नीचे बहुत चल चुका है, लेकिन पिछला टॉप पार किया, उसके बाद एक काफ़ी तेजी चाल दिख रही है, तो वैसे में अगर इसको हम ब्रेकआउट माने तो फिर क्या ये एक झटके में और बहुत ऊपर चला जाएगा? जाना ही चाहिए। देखिए मिड कैप की स्मॉल कैप की एनालिसिस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर नहीं समझ में आए तो बोलिएगा और भी सिंप्लीफाई करूँगा। मिड कैप की स्मॉल कैप की एनालिसिस आपको करना है ना तो 2017 में जाना पड़ेगा पहली चीज़। 2017 और उसके पीछे आप चले जाइए करीब-करीब 2014 में। 2014 से लेके 2017 जो स्मॉल कैप और मिड कैप का रन था ना, ये होप वाली रैली थी कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 3 साल तक नहीं आई और 3 साल के साइकिल के बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लाएँगे तो गिव अप होगा। तो वो रैली जो आपने देखा होगा 2017 में के बाद जो पीक बना वो पीक 2017-2018 के बीच में, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया। अब वहाँ से आ जाइए आप 2019 दिसंबर और 2020। 2020 अगर सही तरीके से याद हो तो वहाँ से इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स दिखने लगे थे और मैंने लिखा भी था। वहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप निकलने की कोशिश कर रहे थे ठीक-ठाक ऊपर, लेकिन तब आ गया कोविड। अब यहाँ से आप मैं अब हो सकता है इसको आप अतरंगी एनालिसिस बोलें, लेकिन मेरा ऐसा ही चलता है एनालिसिस। मैं जो स्मॉल कैप की एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं जनवरी से जो इसका फॉल है पूरा कोविड का, इसको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देके एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे कोविड बॉटम से और उसके बाद जो टॉप है 12,150 वाला, तो आपको लगेगा कि बाबा क्या रन था और उसके अगेंस्ट में क्या इसके बाद फिर से ऐसा रन हो सकता है। वो मेरे ख्याल से सही एनालिसिस नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि वो एबरेशन था ड्यू टू कोविड, जो ब्लाइंड फोल्डेड थे हम। तो मैंने इसकी एनालिसिस की है 6,500 के लेवल से रफली। तो 6,500 से इंडेक्स हुआ था डबल 12,000।
तो ये करेक्शन हुआ डबल होने के बाद इंडेक्स का, और वो करेक्शन लेके गया 8,000 तक। यहाँ से अगर 8,000 का आप लेवल लेंगे तब आप मेरी चीज़ों को समझ पाएंगे कि मैं बार बार 13,500, 14,000 या उसके ऊपर के लेवल को क्यों लेके जा रहा हूँ। कि इंडेक्स अपने लो लेवल से डबल होने की कोशिश कर सकता है, डबल नहीं भी हुआ तो 7,000 से 14,000 तक तो होने का स्ट्रेंथ रखता है। तो मेरी ये लंबी जो टाइम फ्रेम है उसकी एनालिसिस है स्मॉल कैप, इसके सिचुएशंस भी कंड्यूसिव हैं, और जिस तरह से मैं डेटा रीड करता हूँ इसके हिसाब से स्मॉल कैप में रैली अभी चलनी चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हर किसी के लिए कि स्मॉल कैप में आपने जाल फेंका और कोई भी मछली आके फंस जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छी स्टॉक पिकिंग, सेक्टर टेलमेंट सब लेना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके सवाल का जवाब, स्मॉल कैप में बहुत हो गया, नहीं बहुत नहीं हो गया। मेरी एनालिसिस जो है मैंने आपके सामने रख दी है, इससे आपको समझ में आएगा क्यों बहुत नहीं। लेकिन क्या एक बार के लिए बहुत हो गया? हाँ, एक बार के लिए बहुत हो गया। तो रनिंग करेक्शन कभी भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या उसका इंडिकेशन है? बिल्कुल नहीं है। तो जब तक नहीं आता है तब तक नहीं आता, और मेरा अंदाजा ऐसा है कि रिजल्ट तक तो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आएगा कहीं से भी। ना लिक्विडिटी का इशू है, ना कोई सेंटिमेंट का इशू है। हाँ, कुछ बड़ा फैक्टर, मेजर फैक्टर आ गया, ऑयल 90, 95, 100 चला गया, उस तरह का कुछ हो गया, जियोपॉलिटिकल कुछ हो गया, हर लोग मिसाइल चला रहे हैं आजकल, तो अलग बात है। अदरवाइज डेटा बिल्कुल प्लेस में है कि अगले रिजल्ट तक स्मॉल कैप ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद ही करेक्शन आना चाहिए। जी, तो फिलहाल अभी स्मॉल कैप में उम्मीदें बची हुई हैं। सावधानी यहाँ पे थोड़े समय के लिए ज़रूरी होगी, लेकिन वैसा कोई संकेत अभी तक कीमतों में और चार्ट पर नज़र नहीं आ रहा है। मतलब कहीं भी स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसे संकेत अभी तक नहीं दे रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक समय के लिए अब ये रुकने को तैयार है।